हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, 2 दिन से जो है ये सीरीज़ नहीं आ रहा था क्योंकि तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर से आ गए हैं और इस वीडियो में जो है हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स का डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेगा। और जो भी क्वेश्चंस है, आपको पता ही है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आते हैं, तो सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले एक सुंदर सा कोट से ही शुरुआत करते हैं। जो सुंदर देखिए क्या है, दुनिया को सुनाने के लिए जो है अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतज़ार करें। तो फ्रेंड्स, हम अपने व्यक्तित्व को ही इतना ऊंचा बना लें जो हमारी आवाज़ को सुनने के लिए जो है भीड़ इकट्ठी हो जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव के संदर्भ में कथनों में से कौन से सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको विद्युत विभव बताना है क्या है, सदिश है कि अदिश है। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत विभव ये एक अदिश राशि है। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन और पूछेगा, जैसे कि विद्युत धारा धारा ये विद्युत धारा भी क्या है, अदिश राशि है। देखिए, विद्युत धारा में सदिश राशि वैसे हम कहते हैं किसे, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन ये सदिश योग की त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है। ये भी करना चाहिए, तब ही जाकर के हम उसको सदिश राशि कहेंगे। इसलिए विद्युत धारा भी अदिश राशि है और विद्युत विभव भी क्या है, विद्युत विभव भी अदिश राशि है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फेराडे के स्थिरांक जो है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट के पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, या सार्वभौमिक स्थिरांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी यशा नहीं बदलती है? तो क्या नहीं बदलता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है? तो देखिए, वेग बदल जाता है, ठीक है, उसका तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। ठीक, लेकिन इसमें से जो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अब आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आवृत्ति होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। अब देखिए, इसको याद आप कैसे रखेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश का वेग आप सभी को याद होगा निर्वात में क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही होता है इसका आंसर। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है या नापी जाती है? तो विद्युत धारा ऑप्शन वोल्ट मीटर, ए मीटर, वोल्ट मीटर, या यहाँ पे वोल्टा मीटर है, या पोटेंशियोमीटर। तो विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग ए मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछेगा, ए मीटर को हम लोग परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो ए मीटर को हम लोग परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं।
जब तक हम इसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे तब तक हम ये पता ही नहीं चलेगा आखिर उस परिपथ से होकर के कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट। और यहीं पे यदि वोल्ट मीटर पूछेगा किस क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है। अब विद्युत शक्ति की इकाई एम्पियर, वोल्ट, कूलम और वाट। तो देखिए विद्युत शक्ति की इकाई जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। अब देखिए पावर इक्वल टू होता है P इक्वल टू VI, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन अब की बार जो है BPSC TRE में पूछा गया क्वेश्चन से, TRE 3.0 में। ठीक है, 3.0 में ये इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपर के एक तार की त्रिज्या R तथा लंबाई L, इसका प्रतिरोध R है। यदि कॉपर के किसी अन्य तार की त्रिज्या 2R तथा लंबाई L/2 हो तो इस तार का प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो देखिए पहले सॉरी देखिए एक मिनट। देखिए तार की त्रिज्या क्या है, R है। ठीक, ध्यान रखेंगे तार की त्रिज्या है R और लंबाई है L। ठीक, अब क्या किए हैं, प्रतिरोध को हम R कर दिए। अब इसका प्रतिरोध R है। ठीक, यदि कॉपर की अन्य तार की त्रिज्या 2R तथा लंबाई L/2, तो इसका प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, अब देखिए त्रिज्या को यहाँ पे कितना गुना कर दिया, 2 गुना, लंबाई को क्या कर दिया, आधा कर दिया। और आप सभी जानते हैं जो ये R जो है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी यहाँ ध्यान रखेंगे, R जो होता है ये इक्वल टू रो इंटू L/A, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, L के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया की। ठीक, तो यहाँ से आप जब इसको चेंज थोड़ा सा करेंगे, आप यहाँ से R देखिए, R प्रोपोर्शनल हो गया किसका, लंबाई का। अब लंबाई क्या किए हैं, 2 गुना कर दिए, सॉरी लंबाई को क्या किए, आधा कर दिए हैं। ठीक, और साथ ही साथ जो है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/A का। ठीक, अब देखिए जब त्रिज्या को हम 2 गुना किए तो उसका जो ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया जो होगा ये बढ़ जाएगा एरिया। ठीक है, कितना, 2 गुना हो जाएगा, और इसका लंबाई हो गया है आधा। तो फाइनली R पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए L जो है पहले रो इंटू L/2 हो गया है, और जो है R जो है एरिया पे जो है हो जाएगा, ये यहाँ पे एरिया हो जाएगा इसका 2A। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से यदि आप इसको रो इंटू 1 रो इंटू, आप देखिए 1/4 इंटू L/A। ठीक, आप इसको ठीक से यदि लिख लेंगे तो 1/4 को जो है ना 1/4 हो सॉरी यहाँ पे त्रिज्या था ना, त्रिज्या जो हो जाएगा इसका 4A यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार मिटा के फिर से लिख देते हैं। देखिए फाइनल रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, R इक्वल टू रो इंटू L/2 तो है ही। अब एरिया जो हो जाएगा यहाँ पे ये 4A हो जाएगा। अब इसको सही से यदि आप लिखेंगे तो 1/8 रो इंटू L/, इसको आप R1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा L/A। ठीक,
अब इस पूरे को हम लोग क्या मानते हैं, आर, ठीक है, ये आर के इक्वल होता है। तो ये जो फाइनली हो जाएगा आपको यहाँ पे लिख देते हैं R/8, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ध्यान दीजिएगा। एलईडी का पूर्ण रूप है, एलईडी का क्या पूर्ण रूप है, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डिवाइस, लाइट इन्हांसिंग डिवाइस या लाइट इन्हांसिंग डायोड। देखिए एलईडी, इसका जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक। ये अर्धचालक का बना हुआ एक डायोड होता है, ठीक। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है, 3 रेखिक प्रतिरोध 1, 2, 3 के लिए धारा I और वोल्टता V के बीच ग्राफ होगा। ये जो है ना आपको जो है दे दिया है। अब इसी को देख करके आपको बताना है इसका सीरीज जो है, आप बताना है जो प्रतिरोध किस में ज़्यादा होगा। तो देखिए जिसका प्रतिरोध जितना कम होगा उससे विद्युत धारा उतना ही स्पीड से फ्लो होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। इस ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, सोच लिए होंगे आप लोग। देखिए इसके ऑप्शन को भी आप दिखा देते हैं। देखिए प्रतिरोध आपको किस में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए धारा जो है, इस ऑप्शन को देख करके आप बताइए। सॉरी, ये इसमें ज़्यादा प्रतिरोध होगा, इसमें उससे कम होगा, और सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, 1 वाला का। इसलिए तो विद्युत धारा इससे ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है। देखिए इससे ध्यान दीजिए, तो आपको जो ये मिल जाएगा प्रतिरोध सबसे कम R1 का, उससे ज़्यादा जो है R3 का, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा R2 का। तो ये सीरीज जहाँ मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यही सीरीज आपको जो है कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर में, अब विद्युत मोटर में क्या होता है ये बताना है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये तो ऑप्शन तो पता ही है क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। ये भी क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। तो अब इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए जो आखिर ये एक यूनिट जो है, एक यूनिट इक्वल टू होता कितना है, ठीक है। तो एक यूनिट बोले या 1 किलो वाट घंटा बोले, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। अब 1 किलोवाट घंटा ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये जितना किलोवाट घंटा होगा उतने यूनिट के बराबर होगा, ठीक। अब देखिए 100 वाट का कोई बल्ब है, उसको हम लोग जला कितना, ऐसे कितने बल्ब है, तो 5 बल्ब है, तो गुना 5 कितने घंटे जला रहे हैं, 20 घंटे तक जलाए। तो आप इसको गुना कर लीजिए, 5 2 जा 10 यानी कि 10। अब इस पे 0 बैठाइए, कितना 0, 3 0। तो देखिए ये कितना वाट घंटा हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुना 1000 वाट घंटा, ठीक। आप इसको लिख सकते हैं 1000 को क्या बोलते हैं, किलो, तो 1 किलो वाट घंटा यानी कि कितना किलो वाट घंटा हो गया, 10 किलो वाट घंटा, यानी कि कितना यूनिट, किलो वाट घंटा को ही क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 यूनिट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए 1 किलोवाट घंटा माना जाता है। देखिए
आप इसको यदि 1 किलोवाट घंटा भी तुरंत बताएं जो 1 यूनिट के बराबर होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं किलोवाट घंटा, आप चेंज कीजिएगा तो किलो का मतलब 1000, वाट को रहने दीजिए, घंटा 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड होता है, वाट है। तो देखिए इसको आप यदि लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर, देखिए 3 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे, 1 दशमलव इधर लाए हैं तो पावर में क्या हो जाएगा, -6, सॉरी माइनस नहीं +6, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इतने जूल के बराबर हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है। देखिए बिजली की खपत के बिल आपको पूछ रहा है, किसके मापन पर आधारित है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वाटेज जो लिखा हुआ है ना, इसी पर आधारित होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एक मकान में 2 बल्बों में से एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब का उच्चतर अवरोधक है। देखिए जो चमक नहीं रहा है ज़्यादा, इसका मतलब उससे ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा पास नहीं हो रहा है, यानी कि उसको अवरोध करने वाले उस परिपथ में ज़्यादा ही रेसिस्टेंस है, ठीक है, अवरोध कर रहा है, धारा को जाने ही नहीं दे रहा है, इसलिए वो ज़्यादा ग्लो नहीं हो रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यानी कि जो मंद रोशनी वाले बल्ब होंगे उसका प्रतिरोध क्या होगा, उच्च अवरोधक होगा उसका। तो ऑप्शन नंबर ए ही देखने से आपको पता चल रहा है, यही आंसर हो जाएगा मंद रोशनी वाले बल्ब में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आ गए हैं। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं चालक, प्रतिरोध, विद्युतरोधी, द्रवणित, ठीक है। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग उन्हें, तो देखिए सॉरी अनंत, तो अनंत होगा तो वो क्या होगा, विद्युत रोधी होगा, जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सभी इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है डायनेमो, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, नहीं ये डायनेमो का वर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ध्यान दीजिएगा ये भी नहीं है, ये किसका काम है, विद्युत ऊर्जा को मोटर का काम है, विद्युत मोटर का, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो ही परिवर्तित करता है, ठीक है। यहाँ पे निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, नहीं ये ट्रांसफार्मर का वर्क, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विद्युत फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। अब देखिए विद्युत फ्यूज़ आखिर हम लोग क्यों लगाते हैं, इसका आखिर क्या कारण है। तो हम अपने घरों में जो भी डिवाइस लगे हुए रहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से, विद्युत परिपथ से, तो वो उसका नुकसान ना हो जाए, उससे बचाने के लिए विद्युत फ्यूज़ लगाते हैं। तो विद्युत फ्यूज़ लगाते हैं तो विद्युत फ्यूज़ किस प्रभाव पे काम करता है, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम करता है। जैसे ही ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होगा वो विद्युत फ्यूज़ क्या हो जाएगा, गल जाएगा, इसी पे आधारित होता है। तो हम उसका क्या करेंगे, प्रतिरोध को उच्च करेंगे, विद्युत फ्यूज़ के प्रतिरोध को उच्च कर देंगे, ठीक है, और गलनांक को कम कर देंगे ताकि उससे होकर के विद्युत धारा यदि ज़्यादा फ्लो हो तो तुरंत पिघल जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर, आप आंसर तो निकाल सकते हैं आसानी से, प्रतिरोध होगा उच्च और गलनांक क्या होगा, निम्न। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है, जब कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम चालक है।
सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? तो देखिए इसमें आंसर सभी को याद होगा, ये चांदी है। ठीक, नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो है ना परिवर्तित करते हैं किसके द्वारा? तो देखिए ऑप्शन से भी आप लोग निकाल लेंगे, डायनेमो द्वारा नहीं, मोटर द्वारा नहीं, ट्रांसफार्मर द्वारा नहीं, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ सोडियम, नियोन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर या नियोन के साथ मर्क्यूरी वेपर। इसका जो आंसर होगा आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। ठीक है, ट्यूबलाइट में प्रयोग करते हैं। और ये मरकरी जो है ना हमारे वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो प्रतिरोध तार की नवीन प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, उसका नवीन प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या किया है, पहले लंबाई आर का कोई जो है तार था, ये एल लंबाई का प्रतिरोध जिसका आर था पहले, अब इसको पिघला लिए और एक छोटा सा तार बना दिए। ठीक, तो अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या हो जाएगा, पहले पतला था तो कम था, अब क्या हो गया, मोटा हो गया, दोगुना, क्योंकि उसको दो काट करके जो है आधा लंबाई कर दिए, तो लंबाई तो उसका क्या हो गया L/2, और ये एरिया जो अब A1 हुआ वो 2A हो गया एरिया के इक्वल। तो देखिए ये फर्क क्या पड़ेगा, तो आप जानते हैं अभी तुरंत बताएं, जो R जो होता है इक्वल टू रो इंटू, इसको रो बोलते हैं, कांस्टेंट है, L की जगह यहाँ पे क्या है L/2 है। ठीक, अब बाय A होता है और A की जगह क्या है 2A। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये R जो है ना इक्वल टू होगा रो इंटू L/, आपको 4A। ठीक है, तो ये कितना गुना बढ़ गया बोलिए? देखिए L, आप इसको ठीक से लिख लेंगे, तो यहाँ पे R इक्वल टू इसका जो आंसर हो जाएगा, हम डायरेक्ट आंसर आप लोग सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, जो तरीका हम बताए हैं डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आपको जो है ना ये आपको फाइनली जो इसका आएगा रो इंटू, सॉरी रो हम बाद में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1/4 इंटू रो इंटू L/A, और इसको आप जानते ही है जो हम लोग क्या बोले R, तो 1/4 इंटू R, यानी कि इसको हम R/4 भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट ये क्वेश्चन है, CFL LED लैंप में क्या अंतर है? देखिए दोनों का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, LED लाइट इमिटिंग डायोड में क्या अंतर है दोनों में? प्रकाश, देखिए ऑप्शन को ठीक से पढ़िएगा, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL द्वारा वाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है। ठीक है, करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसको पढ़िए, CFL की औसत जीवन अवधि LED से बहुत अधिक होती नहीं। CFL देखिएगा जो है ना कुछ समय के बाद ख़राब हो सकता है, लेकिन LED की तुलना में CFL जल्दी ख़राब हो जाता है, जबकि LED लंबे समय तक चलता है। तो ये ट्रू नहीं है, रॉन्ग है। ठीक, नेक्स्ट, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, सही है। LED को देखिए, ये जो CFL है, CFL में आर्गन गैस भरा जाता है। ठीक, और जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रे निकलता है, और
CFL का जो भीतरी सतह होता है उसको कोटेड किया हो रहा था, वो रिफ्लेक्ट करता है फिर से, इससे जो है ना प्रकाश उत्पन्न होता है। तो वहाँ पे देखिए, और यहाँ पे LED में डायरेक्ट क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, तो ये ज़्यादा सक्षम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी सही है और 1 भी सही है, तो ऑप्शन आप मैच कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। और यदि पसंद आया होगा तो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा सा स्पीड नहीं था, तो फ्रेंड्स